अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां पे खबरें कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। अब जो हाल ही में आज जो टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि जनाब इमरान खान साहब की रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई या नहीं हुई, और अगर हुई है तो पीटीआई क्यों छुपा रही है, इमरान खान साहब क्यों नहीं बता रहे, और किस वजह से हुई है। क्योंकि जो अगर आप देखें जो 8 मार्च का मरासला जो भी था, एक जो लेटर, जो ख़त इमरान खान साहब ने लहरा कर दिखाया भी था, वो वहीं से शुरू हुआ था कि जनाब ये एक अमरीकी साजिश उनके खिलाफ हो रही है, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। और अमेरिका ने ये वार्न किया है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता इमरान खान साहब के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। दरमियान में कुछ अरसा पहले एक खबर आई कि जनाब पीटीआई ने एक लॉबिंग फर्म जो है वो भी हायर कर ली है अमेरिका में, और अब रॉबिन राफेल की मुलाकात हुई है। ये साबिक सिफारतकार रह चुकी हैं, सीआईए की भी एक्टिविस्ट रही हैं, सीआईए के लिए काम करती रही हैं, राइटर भी हैं, और बहुत सारी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर काम भी कर चुकी हुई हैं। तो रॉबिन राफेल की मुलाकात जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, अगर वाकई इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन अगर नहीं हुई तो वाज़ेह तौर पर भी इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और अगर हुई है तो वो तो माना ही नहीं जा रहा। तो ये सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। आज इमरान खान साहब से सवाल भी हुआ जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तो उस पर भी उन्होंने एक जवाब दिया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये एक रिटोरिक बन गया है इमरान खान साहब का, वो जो जवाब है वो हम आपको सुनवाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया से बात की, और पहले उन्होंने कहा कि नहीं हुई, फिर जी हुई, फिर अगर हो गई तो फिर क्या है, अगर हो जाएगी तो उसमें क्या है, हमारे कोई ताल्लुकात, हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है अमेरिका के साथ, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरा, एक निजी टीवी पर इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में ये कहा है कि जो इलेक्शन के अमूर पर तमाम जितने भी मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से, वो उन पर बात करने के लिए जो मुज़ाकरात के लिए ताउन करेंगे, और किसी के साथ भी बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम फ्रेम के हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि जी जब भी मतलब अभी तो ये फौरी तौर पर एक केयर टेकर सेटअप ले आया जाए, और उसके बाद आर्मी चीफ जो हैं, वो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनको एक्सटेंशन दे दी जाए टिल द टाइम न्यू गवर्नमेंट इज इन पावर आफ्टर केयर टेकर सेटअप, तो वो आके आर्मी चीफ का इंतखाब करें। तो एक तो ये बात बड़ी दिलचस्प उन्होंने कर दी है, और दूसरी उन्होंने ये भी माना है कि अमेरिका और इमरान खान यानी कि पीटीआई के दरमियान मामला जो हैं वो ताल्लुक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी लड़ाई वाली बात तो थी नहीं। तो बराबरी का ताल्लुक चाहते हैं, बराबरी के माहौल होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब सैलाब की तबाहकारियाँ सिंध में आप इतलात ये आ रही हैं कि कम से कम 3 वरना 6 महीने में पानी निकल सकेगा। वहाँ पर लाखों एकड़, बल्कि जहाँ जहाँ पे भी अभी सैलाब आया है, चाहे वो साउथ पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपी हो, बहुत शदीद तबाहकारियाँ की हैं। और अब उसको रिहैबिलिटेट लोगों को करना और फिर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चे जाए कि आप पानी निकालने में कामयाब हों, और उसके बाद फिर उसी काश्त जो उस ज़मीन को दोबारा काबिल काश्त बनाने में भी वक्त लगेगा, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी दौरान पाकिस्तान में महंगाई जो है वो किस हद तक जा चुकी हुई है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 50% इंक्रीज प्राइसेस में हुआ है, 90% कमोडिटीज, ये जो आपकी रोजमर्रा की अशियां हैं, उनकी कीमतों में 50% तक इजाफा हो चुका हुआ है उनकी कीमतों में, और कुछ ऐसी हैं जिनमें इससे भी ज्यादा 70 से 80% हो चुका हुआ है। जो पिछले ये तकरीबन अब 150 दिन बनते हैं 9 अप्रैल से लेके अभी तक के। इस पर भी बात करेंगे कि महंगाई जो है, जिसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी
निकाली। 27 मेरे ख्याल में फरवरी को चले और 5 या 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचे, पूरा पाकिस्तान गुजर के सिंध से, और स्लोगन महंगाई था। फिर मरीम नवाज साहिबा ने भी एक रैली निकाली लाहौर से, वो भी लेकर चली और उसमें भी जोर जो था वो महंगाई का था। तो अब ये महंगाई जो है, अब 150 दिनों के बाद भी अगर हमें मौजूदा हुकूमत के लोग ये कहें कि जी ये पिछले जो कारनामे थे इमरान खान साहब के उसी का शाखसान है, तो अब आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि हमने पिछली हुकूमत में भी इमरान खान साहब को भी 100 दिन के बाद हमने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था और हमने उनको कहना शुरू कर दिया था कि अब आप हमें ये ना बताएं कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूदा हुकूमत की है। 150 दिन हो चुके हुए हैं इनको, और ये अब हमें इनसे जवाब लेना है कि ये महंगाई क्यों नहीं महंगाई के जिन को वापस बोतल में क्यों बंद नहीं कर पा रहे। फिर दूसरी जानिब अब इतलात ये आ रही हैं कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान चैप्टर है उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सुसाइड रेट जो है वो 8% यानी कि 8% से तजावुज कर गया है, खुदकुशी का नंबर। तो ये भी एक और रीज़न जो ऑफ कोर्स वो यही है कि महंगाई है, लोगों की बेरोज़गारी है, गुर्बत है, और यही हालात हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। आए रोज़ सोशल मीडिया भरा हुआ होता है जहाँ पे लोग बिजली के बिल दिखाकर चीखें मार रहे होते हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मुख्तसर सी बातें दोनों, इमरान खान साहब की बात और फवाद चौधरी साहब की बात, वो आपको सुनवा दें, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अमेरिकी हुक्काम से मुलाकात मैं बड़ा खतरनाक हूँ। अभी मैंने पूछ नहीं सका खान साहब से, और मुझे नहीं पता कि उनकी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जो कल की वसीम शहजाद की स्टोरी लगी हुई थी वो तो 3 साल पहले की थी। अगर वो यहाँ पे हैं और वो आएंगी तो मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात में कोई प्रॉब्लम जी। और फिर फवाद चौधरी की भी कहा यह जा रहा है कि जुमेरात या फिर जुमे को अमेरिकी सफ़ीर से इस्लामाबाद में जो US एम्बेसी है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, वहाँ मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया था। इब्राहिम खान साहब, मुलाकातें होती हैं सियासतदानों की, लीडर्स की, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, या चाहे वो कभी इलेक्ट ना हुए हों लेकिन पार्टी ओहदा हो। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा की भी मुलाकातें हो रही हैं, सफ़ीर उनको मिल रहे हैं जाके जाती उम्रा। मानने में क्या हर्ज है अगर हो रही हैं? और ये क्या एक नई डिप्लोमेसी शुरू की जा रही है PTI की जानिब से अमेरिका के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि हमारी अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी हो या मकसद है कि कोई बातचीत के लिए वो आना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी स्टैंस वही वाली है, वी कैन बी पार्टनर इन पीस बट नॉट पार्टनर्स इन वॉर। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, उसको सामने रख के खान साहब ने अपनी पॉलिसीज को आगे लेके जाना है। हम ना पहले दिन अमेरिका के खिलाफ थे, ना हम आज अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन हमने क्लियर कट कहा है कि हम डिक्टेशंस नहीं लेंगे। हम वो कुछ करेंगे जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुकूमत में लाती है अवाम पाकिस्तान की। हमने उनके मफादात को मुकद्दम रखना है, ना कि किसी की डिक्टेशन को या किसी के प्रेफरेंसेस को किसी भी मुल्क के। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा जो प्रायोरिटी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं, हर किसी के अपने अपने, लेकिन उसको आप डिप्लोमेटिक तरीके से जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, कोई दोस्ती भी नहीं होती,
ये इसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बजाय कॉमन इंटरेस्ट को ढूंढा जाता है कि जहां पर आपके कॉमन इंटरेस्ट ज्यादा हो तो उस तरफ तवज्जो देखा जाए। ओवर द वर्ल्ड सिर्फ अमेरिका नहीं है, रशिया भी है, चाइना भी है, बाकी भी तमाम ममालिक है। तो हमने सबके साथ चलना है और क्योंकि ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार कर गई है दुनिया, तो इसमें अपने आप को एक कॉर्नर कर लेना कि जी मैं फलां से ताल्लुक रखूंगा, फलां से नहीं करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। सही, ये यानी कि इसमें कोई अगर मुलाकातें हो भी रही हैं, ये आपके पास वैसे इत्ला है कि कोई मुलाकात हुई है राबिन राफील साहिबा के साथ इमरान खान साहब की? देखिए, मैं सच मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन खान साहब का जो स्टांस है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं कि हम अपने मुल्की मफादात को सामने रखकर, और हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हम पार्टनर्स इन पीस होंगे, हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पार्टनर्स होंगे और नहीं होंगे। अपने राना एहसान अफजल साहब की तरफ कुर्बानी का सही नहीं बनाएंगे at any cost. Right, at any cost. PTI can only be partners with any other country in peace, for peace, and nothing beyond that. राना एहसान अफजल साहब, सिग्निफिकेंट है, अच्छी बात है, मतलब मुलाकातें होनी चाहिए, अगर हुई हैं तो इनको मानना भी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे आर, मतलब लेकिन मेरा ख्याल में तो अच्छी बात है। नहीं, जो बात इब्राहिम साहब कर रहे हैं उसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। फॉरेन पॉलिसी की तो बेसिस ही यही होती है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, सबसे पहले उसको आगे रखते हैं और फिर आगे बातचीत करते हैं। ये तो जेनेरिक बातें हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि अमेरिका ने इनकी हुकूमत जो है वो साजिश करके, बल्कि पैसे दिए, बाकायदा पैसे दिए कि इनकी हुकूमत को जो है बाहर कर दिया जाए, ये इनका मौक़िफ़ था। अच्छा, उस मौक़िफ़ के बाद इन्होंने जो इंटरनेशनल साजिश का मौक़िफ़ लिया, ना इन्होंने अमेरिका से प्रोटेस्ट किया, ना उसके एम्बेसडर से प्रोटेस्ट किया, बल्कि उसके एम्बेसडर से 36 गाड़ियाँ चंदे में ले ली, जहाँ ये खुद मुख्तारी की बात करते थे। और फिर पता ये चला कि 25 का एक प्रोग्राम चल रहा होता है ना, देखिए, लेकिन अगर एक मुल्क ने साजिश की है आपके खिलाफ, पैसे दिए हैं बकायदा तौर पे, पता नहीं जहाज पे भेजे थे, पाकि हुकूमत के खिलाफ की थी ना, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन सूबाई भी पीटीआई की है ना जी। इतनी बड़ी साजिश हो, जितनी बड़ी साजिश का वो आज भी ढंडोरा पीटते हैं, और उसके बाद आप चंदा भी लें खुद मुख्तारी को कब्र में डाल के, उसके बाद आप $25,000 माहाना खर्चे अमेरिका के अंदर के भाई हम तो आपके साथ तल्लुकात बनाना चाहते हैं। जो हम पाकिस्तानी मीडिया में कह रहे हैं वो सारी प्रोपेगेंडा है, हम आपके साथ खड़े। और फिर अब ये जो ये क्या है, ये रॉबिन राफेल जो हैं, ये तो अब रिटायर हो चुकी है मेरे ख्याल से, अब लॉबिस्ट हैं, और लॉबिस्ट हैं, ये CIA की भी रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन, यू नो। तो मकसद ये है, मकसूद ये है ज़मीर हैदर साहब कि या वो इंटरनेशनल साजिश को जो है वो मान लें कि वो झूठा बयानिया था, हम जो है वो अवाम को गुमराह कर रहे थे। हकीकत ये है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात भी बनाना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है हम भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो नहीं फोरगो करेंगे, और हम भी पार्टनर्स इन पीस हैं, हम लोग किसी की जंग तो नहीं लड़ेंगे, और ना हमने लड़ी। तो कहने का मतलब ये कि ये बातें तो अप्लाई हर एक को करती हैं, लेकिन साबित ये होता है कि इनका बयानिया झूठा था, इनका बयानिया प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस था, और अब वो एक्सपोज हो रहा है। तो यही वजह है कि इमरान खान से पूछा कि भाई वो आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मैं ख़तरनाक हूँ। ख़तरनाक तो सारी कौम को पता है कि वो पाकिस्तान के लिए कितने ख़तरनाक है। अभी इनकी जो सोशल मीडिया की जो ट्रोल हैं, जो जितने भी सोशल मीडिया के, वो एक तस्वीर जो है 1000 दफ़ा इन्होंने UN के सेक्रेटरी जनरल के साथ रीट्वीट की कि जी ये जो चंदे का आटा है उसको बेच रहे हैं मार्केट में। वो 2014 में इंडिया के जब वो फ्लडिंग थी तब की वो तस्वीर थी। लेकिन दैट इज येट टू बी एस्टैब्लिश कि कौन किसने की है। नहीं, वो PTI के MNA ने की है, उसको रीट्वीट किया। तो कहने का मकसद ये कि आपको पाकिस्तान डूब रहा है और आप पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो वो खतरनाक तो डेफिनेटली मैं चाहता हूं, बहुत खतरनाक है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। इब्राहिम खान साहब, मैं बहुत खतरनाक हूं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज द 3rd टाइम या 4th टाइम वी आर लिसनिंग इमरान खान साहब की। पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैं बाहर सड़कों पे आऊंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा हुकूमत से अगर मैं हटूंगा तो। फिर उन्होंने 2018 के इंतखाबात की कैंपेन में भी एक दफ़ा बोला था कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। फिर पहले भी इसी अदालत के बाहर या दूसरी अदालत के बाहर उन्होंने बोला, आज फिर बोल रहे हैं।
ये किसके लिए है खतरनाक? इब्राहिम खान साहब, इब्राहिम खान साहब को मेरी आवाज जा रही? इब्राहिम खान साहब को शायद नहीं जा रही। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी। जी अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, राणा साहब, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। अब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, उसके क्या मानी है? अब आप जितना मर्जी लगाते जाए, पाकिस्तानी आवाम। इब्राहिम खान साहब, आपकी आवाज डिस्टॉर्शन आ रही है। मेरा सवाल यह था कि इमरान खान साहब ये जो बार बार कहते हैं कि कोई भी सवाल पूछें कि जी आपकी अमरीकी हुकाम से मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं मैं बहुत खतरनाक होने जा रहा हूं या हो रहा हूं या हूं। तो ये इस पे मैं चाहता था कि आपका कमेंट अगर ले लूं। इब्राहिम खान साहब को मेरे ख्याल में दोबारा कॉल मिलाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। राना एहसान अफजल साहब, ये तो सारी चीज़ें, ये जो एक इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी पर जो बात की है, बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूँ, इलेक्शंस के हवाले से बात की जा सकती है, तमाम जो भी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग टू इलेक्शन वो उन पर बात करने के लिए तैयार हैं वो। और लेकिन वो कहते हैं कि जी अगले जो केयर टेकर सेटअप आए उसके बाद जब इलेक्शन हो जाए तो तब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की जाए, और अगर ये टाइम गुजर भी जाता है तो द इनकम्बेंट आर्मी चीफ शुड कंटिन्यू टिल द न्यू गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड। देखिए ज़मीर हैदर साहब, इमरान खान क्या फ़िरौन है या वो तीसमार खान है कि वो ऑपोजिशन में बैठ के भी वो फैसला करेंगे कि अगला आर्मी का चीफ कौन होगा, किसको एक्सटेंशन मिलेगी। हुकूमत भी हो सकती है। नहीं, कहने का मतलब केयर टेकर हुकूमत बनेगी, इलेक्शन होने जा रहा है, किस हैसियत से वो ये बातें कर रहे हैं? वो ऑपोजिशन लीडर हैं, अपनी ऑपोजिशन करें। इलेक्शन का तयन कब होगा, आर्मी चीफ कौन लगेगा, किसको? लीडर नहीं है वो, ऑपोजिशन के लीडर हैं। ऑपोजिशन के वो मतलब क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं है। मैं अगर इफ यू अलाउ मी इब्राहिम खान साहब, इब्राहिम खान साहब को मेरी आवाज जा रही है अब? जी बिल्कुल आ रही है जी। इब्राहिम खान साहब, इमरान खान साहब से आज पूछा गया कि आपकी अमरीकी हुकाम से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा मैं बहुत खतरनाक हूं। जी बिल्कुल, उसका बैकग्राउंड हम बता रहे हैं। जब एक मुल्क की 150-53 सीट रखने वाले को हटा के आप 58 सीटों वालों को जबरदस्ती इस मुल्क पे मुसल्लत करेंगे, और वो आके जिस तरह उन्होंने इकोनॉमिक डिजास्टर किया है 5 महीने के अंदर, और मुल्क को जितना मुआशी नुकसान पहुंचाया है, उसको खान साहब ने क्लियर कट कहा है कि अगर ये मुल्क की मईशत तबाह होती है तो मुल्क की सिक्योरिटी भी तबाह होने के नजदीक पहुंच जाएगी। अपने लास्ट जो उन्होंने गुजरांवाला में जलसा किया है, बताने का मकसद ये था कि अगर मुल्क की मईशत ठीक नहीं है तो सिक्योरिटी के मामलात भी वीक हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो वेकअप। और इन हालात से आप ये जो है निकले और पाकिस्तान के लिए जो है मामलात को सही तरीके से चलने दे, क्योंकि इब्राहिम खान साहब न किया गया तो खान साहब ने, देखिए खान साहब निकले हैं और अवाम ने रिस्पॉन्ड किया है, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट अबाउट दैट जी, अनप्रेसिडेंटेड जलसे हम देख रहे हैं खान साहब के। माय पॉइंट इज कि ये इसी वजह से, जलसों की वजह से वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक होता जा रहा हूं, कि मतलब आप मेरी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि डोंट टेस्ट माय वाटर्स, डोंट गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ लॉ, डोंट गो बियॉन्ड द रूल ऑफ लॉ। अगर आप ये करेंगे तो फिर आई कैन गो टू एन एक्सटेंट फॉर सेविंग दिस कंट्री। चलो, मैं खतरनाक हद तक चला जाऊंगा। मकसद है कि जिस हद तक जाना पड़ा इस मुल्क की बका और इस मुल्क की सालमियत के लिए, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। सही, चले, मैं अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद इब्राहिम, जो मैंने अभी राना एहसान अफजल साहब से भी पूछा था, वो यही बात थी कि एक निजी टीवी पर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जनाब वो कलीदी यानी कि जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस, उनके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, ऑफ कोर्स ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आए, तो वो नई हुकूमत नया आर्मी चीफ तैनात करे, यानी कि इट कैन बी एनीवन, हो सकता है इमरान खान साहब की हो सकता है ना हो,
उन्होंने ये भी कहा, और उन्होंने कहा कि तब तक जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ हैं उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, यानी कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब और इब्राहिम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब, आप एक तो वो मुकम्मल कर लें जो इमरान खान साहब ने बात की है कि इलेक्शन केयर टेकर सेटअप, आर्मी चीफ शुड कंटिन्यू, नई गवर्नमेंट आके अपॉइंट करे। देखिए, इमरान खान साहब का कि अगले आर्मी चीफ कौन होंगे उससे कोई तल्लक नहीं है, या किसको एक्सटेंशन मिलेगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट होती है, उसका प्रेरोगेटिव है। और फिर ये कहना कि जी केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी और फिर इस तरह हो जाएगा, उनको चाहिए कि वो अपोजिशन करें, भरपूर तरीके से करें, लेकिन ये सारी जो मशवरे हैं वो अपने पास रखें। और वो मैं यही पूछ रहा था कि वो कौन से फ़रोन हैं, कौन से वो 30 मार खान हैं कि उनको लगता है कि आज अपोजिशन में बैठ के भी वो आर्मी चीफ की तैनाती में अपना रोल दे सकते हैं। मेरे ख्याल से उनको मुतनाज़ा बयान आइंदा जो नई नहीं वो एक्सटेंशन की बात करें, वो कह रहे हैं एक्सटेंशन होगी। तो और फिर पॉइंट ये है कि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नए आर्मी चीफ का क्यों क्या वजह भाई? ये हुकूमत बैठी है, ये हुकूमत क्यों जाएगी? क्यों केयर टेकर हुकूमत आएगी? क्या वो उनको क्यों लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से मुल्क को चला सकते हैं? अपनी मर्जी से जो है वो पूरी आगे कॉल देती है, वो कह रहे हैं कि बस अब तैयार रहें, अब बड़ी हैवी सख्त किस्म की कॉल आने वाली। तो बड़ी अच्छी कॉल फिर हमारी तरफ से भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये देख ली जाएगी। दूसरा जो खतरनाक की बात मैं अगर सिर्फ 2 सेकंड में, जब वो खतरनाक कहते हैं उनका मकसद ये है कि जब वो IMF को खत लिखते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो साबित करें वो कितने ख़तरनाक हैं। इसी तरह जब उनकी मेंबरान कहते हैं कि PM फ्लड रिलीफ को ना आप फंड दें तो वो ख़तरनाक ही साबित होते हैं पाकिस्तान के लिए। और जब वो 20,000 अरब का कर्जा लेते हैं, इधर 1400 अरब का गैस के अंदर सर्कुलर डेट बना देते हैं जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक हैं और मईशत के लिए भी बड़े ख़तरनाक। ये मैं अब इब्राहिम खान साहब से जान लेते हैं। इब्राहिम खान साहब ने रीजंस दे दिए हैं कि वो किस लिए ख़तरनाक कह रहे हैं। वो बेसिकली जो इब्राहिम खान साहब का ख्याल है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कह रहे हैं कि फिर मैं बहुत ऑल आउट जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा और वो ख़तरनाक हो जाएंगे। लेकिन इब्राहिम खान साहब, इलेक्शंस फौरी तौर पर, केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन के बाद नई हुकूमत जो आए वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे, ये इमरान खान साहब का। और वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन से रिलेटेड तमाम जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्रिटिकल चीज़ें, उन पर बात करने के लिए तैयार हूँ। ये एक आपको क्या लगता है, ये इट्स इजियर सेड देन डन? और बड़ी क्लैरिटी के साथ वो बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो आर्मी चीफ की सिलेक्शन का होता है, जितने भी उसमें कैंडिडेट्स होते हैं, उसकी सिलेक्शन का प्रेरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को होता है। बिल्कुल। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब रियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आए, जो लोगों की जो है इलेक्टेड की हुई गवर्नमेंट हो, जिसपे के लोगों का एतमाद हो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर आके उसका फैसला करे वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये जिस तरीके से ब्लेटेंट इंटरफेरेंस वाले अगर बैठ के ये करेंगे तो इनके डिसीजन मेकिंग में और एक रियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आने में वो भले यही वापस आ जाए। ये तो अवाम का फैसला है ना जी। अवाम जिसको लेके आए अपने मैंडेट के साथ, उसको ये इस्तेकाब दिया जाए। अब है ऐसा है कि आप किसी मुल्क के रिनाउंड कोई जो क्रिमिनल हो, उसको ये अख्तियार दे दे कि जी वो उस मुल्क का चीफ जस्टिस चुन ले, तो जब खुद ही बंदा वो मलाइंड है और क्रिमिनल है उस मुल्क का नोन, और वो उठ के बैठ के वहाँ के चीफ जस्टिस को कि जी यहाँ पे इंसाफ कौन करेगा, तो पूरे मुल्क का मजाक बन जाएगा, पूरे दुनिया में मजाक बन जाएगा। तो उन्होंने बड़ी सेंसिबल और पाकिस्तान के मफाद में ये बात की है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आऊँ तो मैं बनाऊँ, नहीं। इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि कौन वो किसको लेके आते हैं। वो जिसको भी लेके आए, अंधे काने लूले जिसको मर्जी लेके आए, उसको ये हक हासिल है कि वो बैठ के ये डिसाइड करे। इब्राहिम खान साहब, एक चीज जो है कि ये अभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही थे जो एक आईनी तरीकेकार से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए,
इमरान खान साहब को उन्होंने हटाया और वो खुद बैठ गए, हुकूमत कर रहे हैं। तो अगर इनके पास राइट है तो उसमें हर्ज क्या है? दे कैन अपॉइंट न्यू चीफ, दे कैन गिव एक्सटेंशन, इट्स देयर प्रेरोगेटिव, इट्स प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव। साजिश के लफ्ज इस्तेमाल करके कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सलामती काउंसिल ने एक बार नहीं, पाकिस्तान की आपकी सलामती काउंसिल ने 2 बार ये कहा कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। अब जब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के नतीजे में मुआरज़े वजूद में आने वाली गवर्नमेंट है तो वो रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अब इसका मकसद तो ये है कि आप 4 पैसे लगा के किसी को खरीद के किसी भी तरीके से टेक्निकलिटीज के साथ आ जाए और आके यहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी मकसद है कि वो मामलात को वो कर ले। हालांकि होना तो बड़ा क्लियर कट चाहिए कि आर्मी चीफ कोई भी भले बने, मकसद है जो भी लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं वो सारे हमारे शाइनिंग स्टार्स ही हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि ABC कौन से वाला है, सब शाइनिंग स्टार्स हैं। लेकिन सिर्फ क्योंकि कानून में वो प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि वो जिसको मर्जी चुन ले, तो हम ये कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर वो रियली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है, वो आए और वो करे। हम ये कह रहे हैं फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। चलें, बिल्कुल। राना एहसान अफजल साहब, यू वांट टू देखिए, मैं तो समझता हूँ ये मजाका खेज बात कर रहे हैं PTI वाले और इब्राहिम साहब भी और इनके लीडर भी। देखें, इनके बारे में कहा जाता था ये सिलेक्टेड है। इनके जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं वो कहते थे कि इनकी नैपी चेंज कर करके वो थक गए, यानी कि ये तो इनके अपने चीफ मिनिस्टर इनके बारे में कह रहे थे। तो यहाँ एक आईनी तरीके से हुकूमत चेंज हुई और ये जो PDM है ये मेजॉरिटी वोट जो पाकिस्तान का है उसको रिप्रेजेंट करती है। और फिर ये कहते हैं कि वो जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, भाई इन्हीं इदारों ने अनाउंस किया था कि कोई कंस्पिरेसी नहीं हुई और जो उन्होंने मुदाखलत की उसका जवाब भी दे दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये एमी बिला वजह इनसे पूछे बंदा कि भाई हम कह देंगे, मिसाल के तौर पे इनकी हुकूमत आ जाती है तो हम कह देते हैं हम इनको नहीं मानते, ये सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अवाम के। तो इसका मतलब है क्या ये नहीं चूज कर अपनी जब इनको मौका मिलेगा, या पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो हम ये बात कह दें, 10 जमातें कह दें कि भाई ये दे आर नॉट द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो क्या इनके कहने से ये साबित हो जाएगा कि ऐसे नहीं है? ऐसे देखिए, बात यह है कि आइन के अंदर इलेक्शन जो है वो अगस्त 2023 में है, उस दिन इलेक्शन हो जाएगा, उसके 90 दिन बाद। नहीं, अगस्त तक तो हुकूमत चलेगी, उसके 90 दिन या 60 दिन बाद जो भी है। तो कहने का मतलब इनके कहने से कि जी ये कंस्पिरेसी होगी तो कंस्पिरेसी तो नहीं हो जाएगी, या इनके कहने से कि ये जो हुकूमत है ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, तो ये हकीकत को तो नहीं तब्दील कर सकती कि ये एक आईनी हुकूमत है। और नैपी चेंज करके पहले ये अपने चीफ मिनिस्टर से बयान लेना। वो हम पूछ लेते हैं। अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे तो जरा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पंजाब में कोई तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है PDM, और अगर ऐसा है तो क्या चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब कितने परेशान हैं इस सारी चीज़ को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। और फिर महंगाई के ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे राना एहसान अफजल साहब से कि ये क्यों अब 150 डेज के बाद नो एक्सक्यूज। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो पंजाब में आप, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, ऐसा है बाकायदा कोशिश हो रही है? देखिए, इनसे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। जिसका भाई एब्सकॉन्डर हो, खुद वो उसको जो है उसका जो है गारंटर हो, और खुद जो है वो 24 अरब रुपए के उसमें फर्द जुर्म आयद होने वाली हो, इनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये मस्जिदों में आपको तहज्जुद पढ़ते नजर आएंगे? इनसे किसी भी किस्म की कोई तवक्को की जाती है? दे आर डेस्पराडोस। ये अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी ये उसमें कामयाब ना हो सके। तो ये एक प्रोसेस है जिसके मकसद है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम भी उसको देख रही है, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के साथ इन्होंने किया। अभी इनसे मकसद है कि किसी किस्म की कोई डेमोक्रेटिक वे से या कोई लॉजिक के तरीके से या किसी वो इंसान क्या कहता है कि एक इनर भी इंसान का एक होता है ज़मीर का, उसके हवाले से
ये तो जमीरों के सौदागर हैं, तो जो भी मर्जी ये कहते जाएं, हमें तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन इससे जो है वो की जा सकती है। यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि जमीर की खरीदो फरोख्त का मामला शायद दोबारा शुरू हो सके, लेकिन राना एहसान अफजल साहब, क्यों सुकून करें, अब उनकी हुकूमत है, आप लोग क्यों दोबारा लोग तोड़ने की कोशिश ये तो इमरान खान का क्लेम है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। और देखिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कुछ भी होता है तो आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर गैर आइनी है तो मैं आपके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी जो कुछ हुआ वो आइन के मुताबिक हुआ, और जहां कोर्ट ने तशरीह की वो चीज़ें रिवर्स हो गई और इनको कोर्ट ने, हुकूमत जो है पंजाब, इनको लेके इनके हाथों में पकड़ा दी। तो अब भी अगर चौधरी शुजात जो हैं वो सरबराह हैं पार्टी के, और उनके साथ सब लोग खड़े हो जाएं, यानी कि मुझे तो नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही उनकी इंटरनल अगर कोई पार्टी का मैटर आ जाता है तो फिर तभी मुमकिन है ना कि हुकूमत चेंज हो, वरना आप लोग खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे, लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे, वरना क्योंकि इन्हीं के मुल्तान के एक एमपी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि बाकायदा उनको भी अब दोबारा अप्रोच करने की कोशिश। देखें पीटीआई के जो मेंबर हैं वो तो वोट डाल ही नहीं सकते, वो उनको तो मालूम है कि नाअहल हो जाएंगे। हाँ, वो नाअहल हो जाएंगे, तो वो तो उस तरीके से तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हुकूमत की आप कोई आगे पीछे करें। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो इनके कोएलिशन पार्टनर्स के साथ है, और वो आईनी तरीका है, और वो अगर विद इन पार्टी उनके कोई, तो इसका मतलब है कि पूरा जोर इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त पीएमएलक्यू पर की जा रही है। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो पहले भी नहीं की गई ना, पहले की गई वो अगर की तो वो मेरे ख्याल से पहले नॉट इन कैश और एनीथिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट लाइक अप्रोचिंग देम, एंगेजिंग देम एंड ऑल दैट। वो तो आपस में फूट पड़ी हुई है ना जी, वो पहली पार्टी के विद इन उनके इशू है। उन्होंने वजीर आला खुद बन गए, बाकियों को कोई वजारत नहीं दी, तो वो बाकी सूखे फूखे बैठे हुए हैं कि क्या करें। उसके बाद अब जो पार्टी का सदर है वो कहता है कि हमने यहाँ वोट नहीं डलवाने थे, उसके बावजूद उनके वोट काउंट करवा लिए गए। तो ये सारे मामला जो हैं यहीं से रास्ता निकल सकता है, वरना और कोई रास्ता नहीं है। इब्राहिम खान साहब, महंगाई कैसी चल रही है जनाब? जो मैंने आपको बताई कि कुछ 90% डेली की जो कमोडिटीज जो आप डेली की इस्तेमाल में आती हैं उनकी कीमतें 50% मिनिमम, कुछ की 80% तक भी कीमतें में इजाफा हो चुका हुआ है। एक तो ये जरा, और कहा ये ब्लेम मीडिया को किया जा रहा है कि जी मीडिया अब सोया हुआ है और इस पर बात नहीं कर रहा। तो हम तो मतलब बात करने के लिए तैयार हैं, कुछ आप लोग भी कुछ हौसला करें, कोई महंगाई के खिलाफ रैली निकालें जिस तरह पिछली हुकूमत में आपके खिलाफ निकल रही थी। ये जो हमारे जलसे हो रहे हैं, इसी महंगाई के तूफान, फिर अगेन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 50% इन्फ्लेशन। ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। जरदारी के दौर में 24-25% तक गई थी, लेकिन वो एक रिकॉर्ड था। इन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि आम इंसान की, अगर उसके पास सुबह के खाने की है तो रात की नहीं है। मेरे एक हल्के से एक आदमी का 451 रुपए, क्योंकि उसकी टोटल वो जो यूज हुए थे यूनिट्स बिजली के, वो 13 यूनिट्स यूज हुए थे, 415 रुपए उसका बिल था जी, और 15,000 कुछ रुपए उस पर मुख्तलिफ मद के टैक्सेस डाल के और उस पर बनाया गया है। ये पता नहीं, मैं तो शुरू से इस बात का कॉन्फिडेंट भी हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जिस मकासद के लिए ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को भेजा गया था कि आपने जाके पाकिस्तान को मुआशी तौर पे क्रिपल करना है, ताकि पाकिस्तान की मईशत क्रिपल होगी तो फिर उनके लिए इजी वे ऑफ एक्सेसिंग आवर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, तो ये वो प्लान है जिसके तहत ये चल रहे हैं, जिसके तहत ये मामलात रोज बरोज के जी IMF का पैसा आ जाएगा तो डॉलर नीचे आए। ओ भाई, IMF का भी आ गया फिर भी डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? इनको ना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, या मैं समझता हूँ ये जानबूझ के सारा कुछ कर रहे हैं। चलें, ये राना एहसान अफजल साहब क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारी मीटिंग्स में भी बैठे होते हैं। राना साहब, ये क्या मतलब 8% सुइसाइड रेट जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बहुत बुरा वक्त है मुल्क के ऊपर, और वाकई महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तानी शहरी जो है एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। देखें, उसकी 2-3 वजूहात हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसरन अगर बयान करूं कि जब तेल जो है 130 पे गया, मेरे ख्याल से गालबन मार्च में गया या अप्रैल के अंदर गया, तो वो जो तेल है वो 2-2.5 महीने बाद पाकिस्तान में पहुंचा, जून में पहुंचा, और जून में जो है इन्फ्लेशन 12-13% से जंप करके 21% पे चलेगी। तो पेट्रोल की बेइंतहा प्राइसेस में इंक्रीज़ आना, फिर बिजली के नर्ख बढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ देखें हमें ये सारे इकदाम लेने पड़े
ना लेते तो जिस तरह का मुल्क ये छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान ने दिवालियेपन की तरफ चले जाना था। रिजर्व्स आपके पास थे नहीं, जिसकी वजह से आपने देखा कि रुपया जो है वो डी वैल्यू हुआ, काफ़ी ज़्यादा हुआ, फिर वापस आया। इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं इसको 200-205 के करीब होना चाहिए। तो क्यों ये नहीं आया? आएगा IMF के बाद आना चाहिए। आएगा इंशाल्लाह ताला। ये रिजर्व्स थोड़े से आगे बिल्डअप होंगे, थोड़े से इनफ्लोज और आएंगे, इंपोर्ट को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो होपफुली मैं समझता हूँ कि डॉलर अभी रुपया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अंडर वैल्यू है और रियल वैल्यू जो रुपए की है आगे आने वाले दिनों में ज़रूर आएगी। तो ये जो है फैक्टर्स रहे इन्फ्लेशन के। लेकिन बिल इतने मतलब जिस तरह वो बता रहे हैं कि 451 बिल है और 14-15 हजार रुपए उसके ऊपर देखिए क्या 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 नहीं, मैं आपने खुद भी देखे हैं बिल, मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही है कि भाई ये क्या है, ज़मीर साहब बिजली हमने इस्तेमाल कर दी। ज़मीर साहब, जो आपका 10 अरब का पेट्रोलियम एनर्जी का इंपोर्ट बिल था वो 21, 22, 23 अरब पे चला गया है। आपकी LNG जो 12, 13, 14 डॉलर पे थी वो आज स्पॉट पे 40, 45 डॉलर पे चलेगी। कोयला 400% महंगा हो चुका है। तेल आपका अब 90 पे आया। जी क्विकली अगर आप कंक्लूड करना चाहें, क्योंकि आई गॉट ओनली 30 सेकंड्स। इब्राहिम खान साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, पिछले 40 साल से यही थे दो खानदान, आले जरदारी और आले शरीफ। अगर ये उस वक्त डैम्स बना देते तो ना हमें इतने तेल की जरूरत पड़ती। जितने डैम्स पे हमने काम किया है इन्होंने नहीं किया और वो ना कभी कर सकेंगे। हमने मोहम्मद डैम, बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इब्राहिम खान साहब, राना एहसान अफजल साहब, बहुत नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।